Hello friends, welcome to the channel. Today in this lecture we will discuss about a very important topic of West Asia, the population distribution of West Asia. मित्रों, आज के इस अध्याय में हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया या पश्चिम एशिया में जनसंख्या का क्या वितरण है, किस तरीके से वितरण पाया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या के संबंध में तो और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे माइग्रेशन, यहाँ के ट्राइब्स और एथनिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये जो जनसंख्या का वितरण वाला टॉपिक है, ये अगर आपने रिलीफ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, जलवायु प्रदेश को देखा है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जलवायु प्रदेश यहाँ कौन कौन से हैं, वेजिटेशन कैसा मिल रहा है, रिलीफ का क्या यहाँ पर सिनेरियो है, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर डिजर्ट हैं, कहाँ पर हाई पीक्स हैं, कहाँ पर प्लेन एरियाज हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों की तैयार होंगी तो ये जनसंख्या का वितरण कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, हम आसानी से बता सकते हैं। डिजर्ट एरियाज में कम होंगी, हाई पिक्स पे कम होंगी जनसंख्या, प्लेटो एरिया में थोड़ी हो सकता है ठीक हो पॉपुलेशन की स्थिति, और प्लेन एरिया में अच्छी होगी। तो अगर आपने रिलीफ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और ड्रेनेज रिलीफ, क्योंकि ड्रेनेज का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉपुलेशन के बसाव में, जनसंख्या के बसाव में, तो अगर आपने रिलीफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट रीजन्स, वेजिटेशन, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान एक अध्याय होगा। और ये छोटा सा अध्याय होगा, इसमें हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है इसके माइग्रेशन, एथनिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन इत्यादि टॉपिक्स को समझना। लेकिन स्टार्टिंग जो इसका जनसंख्या वाला पक्ष है, मुझे लगा कि उसकी स्टार्टिंग हमको यहीं से करनी चाहिए कि यहाँ पर जनसंख्या का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मानचित्र है, मानचित्र में मैंने डॉट का प्रयोग किया हुआ है। हम चाहते तो कलर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन जहाँ पर हमको सघनता और विरलता दिखानी होती है वहां पर हम कोरोप्लेथ मैप का यूज करते हैं। कोरोप्लेथ एक प्रकार का मानचित्र होता है। अगर हम कोरोप्लेथ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि कोरोप्लेथ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सघनता से विरलता या विरलता से सघनता को दिखाते हैं। इसको बनाना आसान नहीं होता है, और देखिए मैंने भी बनाया है, लेकिन जहाँ मुझे लगा कि आपको समझने में दिक्कत होगी कि ये कौन सा सिंबल है, तो वहाँ मैंने वो संख्या भी लिख दी है कि कौन से ये ब्लॉक में आ रहा है। तो इसको बनाना काफ़ी कठिन होता है, इसके लिए आपको एक अच्छे सटीक सिंबल का चुनाव करना पड़ता है, और एक ही जैसे सिंबल सभी ब्लॉक्स में बनाने पड़ते हैं। और यह ध्यान देना पड़ता है कि जैसे जैसे हम, अगर हम विरल से सघन की ओर बना रहे हैं तो हमारी जो सिंबल्स की विरलता है वो धीरे धीरे सघनता में तब्दील होती जाए। जैसे अगर हम विरल से सघन की ओर बना रहे हैं, तो जैसे अगर आप इस ब्लॉक में देखें तो बहुत ज़्यादा विरलता आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी सघनता हुई डॉट्स में और सघनता हुई, और आखिरी जो अति सघन जनसंख्या के क्षेत्र यहाँ पे हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल सघन डॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये कोरोप्लेथ को बनाने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस डॉट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोप्लेथ को बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और लेकिन इससे अगर आपने अच्छे से बना दिया तो काफ़ी सटीक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे अगर आप इस मैप को देखें तो एक झटके में आपको पता चल जाएगा, अगर आप इससे मिलान करें, इस एरिया की इन दो एरियाज की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का जो घनत्व है, जो जनसंख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ से एक आइडिया लग जाती है कोरोप्लेथ मैप से, अगर आपका कोरोप्लेथ मैप बिल्कुल सटीक बना है। और जब हम लोग वेस्ट एशिया का क्लाइमेट रीजन पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने क्या किया था, इसको मैंने एक कलर से कर दिया और इसको मैंने उस कलर से कर दिया। कलर वाला जो चीज़ होता है उसको हम जहाँ पर विरलता सघनता होती है वहाँ नहीं दिखा सकते हैं, वो गलत तरीका है। कभी अगर आप दिखा दिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जब भी विरलता से सघनता की ओर आपको दिखाना हो तो इस प्रकार के कोरोप्लेथ मैप्स का यूज कर कीजिए, और बस सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए बनाइए। और इसका प्रयोग बहुत जगह होगा, जैसे अगर आप नगरीकरण दिखा रहे हैं, जनसंख्या दिखा रहे हैं,
जहाँ पर भी आपको विरलता से सघनता दिखानी हो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन जियोग्राफी में बहुत जगह यूज़ होगा। रीजनल जियोग्राफी में जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन से सेटलमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने होंगे वहाँ पर बहुत इसका यूज़ हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो एक बात हुई कोरोप्लेथ मैप की इंट्रोडक्शन के रूप में, और इसको जानना जरूरी था। अब आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वेस्ट एशिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि लगभग 16 देशों को हम इसमें शामिल करते हैं, और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को कहीं कहीं कुछ बुक्स में लिखा होता है कि नहीं ऐड किया जाता, लेकिन जब मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की तो मुझे यह पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, अगर हम विकिपीडिया को एक सही सोर्स मान रहे हैं तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी के भाग हैं। तो हम उसको लेते हुए चलेंगे तो हमारे टोटल 19 देश हो गए वेस्ट एशिया में। कौन कौन से, अगर हम क्रम से गिन लें, अगर यहीं पर हम गिन लें, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को भी बहुत सी जगहों पे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कई जगहों पे किया गया है, तो हम लोग अफगानिस्तान को भी लेते हुए चलेंगे। अफगानिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा आपका हो जाएगा इराक, ठीक, चौथा हो जाएगा सऊदी अरब, पांचवा हो जाएगा यमन, सॉरी ओमान, छठा यमन, सातवां हो जाएगा आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और आठवां यहाँ पे हो जाएगा आपका कतर, और आठवें के पास में यहीं पर एक और छोटा सा देश है, बहरीन, आइलैंड कंट्री है। ये हो जाएगा हमारा 9वां। 10वां देश हो जाएगा हमारा कुवैत, ठीक। फिर 11वां टर्की, 12 पे हम ले लेते हैं लेबनान को, 13 पे ले लेते हैं सीरिया को, 14 पे जॉर्डन, 15 पे इसराइल, 16 पे हो जाएगा हमारा साइप्रस। तो अभी तक हम इतने को ही देख रहे थे। और यहाँ पर आपके हैं, यहाँ पर आपको याद होगा कि ये कैस्पियन सी है यहाँ पे, और टर्की के ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखेगा। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकेशस माउंटेन्स की श्रृंखला है, और वहीं पर उसी श्रृंखला से संबद्ध 3 देश क्रम से मिलते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये 3 देश, तो टोटल हम लोग 19 देशों को इसमें रखते हैं। जब मैंने इस पे और थोड़ा देखा तो कुछ बुक्स में, कुछ नेट के सोर्स पे ऐसा लिखा था कि फिलिस्तीन, बट फिलिस्तीन को मैं यहाँ इसलिए नहीं ऐड करूँगा क्योंकि फिलिस्तीन या स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन भी जिसे बोलते हैं, वो कोई एक, अभी उसे एक देश की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक। तो उसको मैं नहीं ऐड करूँगा। अगर हम उसको ऐड करते तो ये 20 हो जाता, लेकिन हम उसको नहीं ऐड करेंगे। क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ कि फिलिस्तीन को एज अ वेस्ट एशियन कंट्री हम नहीं गिन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि उसे भी एक देश का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो ये हमारे टोटल 19 देश यहाँ पर हो गए। रिलीफ वाले में हमने देखा था, और अगर आपको जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये वाला जो हमारा इलाका है यहाँ पे, ये है हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन, तापमान 50 से ज़्यादा होता है। जलवायु प्रदेश वाले से आपका क्लियर हो गया। रिलीफ में हमने देखा था कि ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे हमको डिजर्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जनसंख्या के वितरण में जो सऊदी अरब का एरिया है और ये ओमान का एरिया है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले एरिया में शामिल है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो 25 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर से भी कम माना जाता है, ठीक। अब हम लोग, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ओमान में 1 लिखा हुआ, मतलब कि ये दोनों 1 फर्स्ट ब्लॉक से रिलेटेड है। विरल जनसंख्या के क्षेत्र, जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल विरल है, बहुत ही ज्यादा कम है, स्कैटर्ड कह सकते हैं, बिखरी हुई है। डिजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर हमने देखा था शाम का पठा, शाम डिजर्ट है सीरिया का यहीं पर पास में, फिर हमद ने, फदरब, अल खली जैसे डिजर्ट्स हैं। तो ये पूरा डिजर्ट एरिया है, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जनरल सी बात है। और वेजिटेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो यहाँ पर मेनली
मरुस्थलीय वनस्पति ही देखने को मिलती है, बबूल, खजूर, यही सब होते हैं, कटीली झाड़ियाँ, नागफनी इत्यादि। तो इसीलिए ये बिल्कुल ही विरल जनसंख्या का एरिया माना जाता है। अब अगर हम लोग दूसरे पे आए, मध्यम जनसंख्या के एरिया पे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा आपका अफगानिस्तान, ईरान और इधर इराक वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा आपका इसके अंतर्गत आ रहा है। और ये आपका यमन, यमन एक देश है वेस्ट एशिया का, इसकी कैपिटल है सना, ये इसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए, और यहाँ से तो आप इसको मैच करा ही लेंगे। हम जानते हैं कि ये उतना वैसा डिजर्ट नहीं है। यहाँ पर आपको एक 10 तेलट और 10 ते कबीर 2 डिजर्ट ईरान में मिलेंगे, और बाकी जो पूरा ईरान है वो मैक्सिमम प्लेटो के रूप में है, प्लेटो ऑफ ईरान। बीच में ईरान का पठार है, इधर एलबुर्ज है और नीचे जागरोस है। और इराक में आपको यहाँ पर मैदान वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ की स्थिति डिजर्ट वाले एरिया से थोड़ी बेहतर हमको देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको हम सेकंड वाले कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर हम थर्ड वाले पे चलें, तो यहाँ पर रखा गया है टर्की को। ये साइप्रस है, साइप्रस में मैंने डॉट नहीं बनाया क्योंकि साइप्रस ऑलरेडी इतना छोटा है कि इसमें डॉट बन नहीं पाएगा, तो मैंने इसके सामने ही लिख दिया है। टर्की और साइप्रस, जिसकी कैपिटल है निकोशिया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शहर ये। और यहाँ पर है आपका ये इलाका जॉर्डन वाला इलाका है, और इधर है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 एरियाज हैं आपके सघन जनसंख्या के क्षेत्र के थर्ड कैटेगरी वाले। यहाँ पर जो हमें जनसंख्या का जो घनत्व देखने को मिलता है वो 50 से 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है, मतलब 50 से अधिक और 100 से कम। पहले वाले में 25 से कम था, दूसरे वाले में 25 से 50, अब इन सब एरियाज में 50 से 100। टर्की में साइप्रस हो गया आपका, इधर जॉर्डन का एरिया हो गया, और इधर यूएई वाला एरिया हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी जो अति सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, रिलीफ आप पढ़ चुके हैं, जलवायु प्रदेश पढ़ चुके हैं, सारी चीज पढ़ चुके हैं, वेजिटेशन देख चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में रहने लायक स्थितियां कहाँ पे हैं। रहने लायक स्थितियां तटीय क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में हैं जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हमको देखने को मिलती है। तो वही चीज है, ये जो एरिया है, हालांकि टर्की में भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, लेकिन वहां पर फिर भी अगर हम देखें तो थर्ड कैटेगरी में वो आ रहा है। लेकिन ये आपका सीरिया का एरिया है, और लेबनान है, और इधर आपका इसराइल है। ये जो आपको गहरे डॉट दिख रहे हैं, ये अति सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं वेस्ट एशिया में। और इसके अलावा यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, मतलब कि कुवैत। कुवैत एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या की, जो यहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रकार से अति जनसंख्या वाले क्षेत्र में, मतलब जहाँ डेंसिटी 100 से भी अधिक है प्रति किलोमीटर स्क्वायर, कुवैत है। और सीरिया का एरिया आ जाएगा आपका, आपका लेबनान इसमें शामिल हो जाएगा, इसराइल इसमें आ जाएगा। तो ये पूरा एक हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो गया कि क्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिनेरियो हमको वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक बेस्ड है रिलीफ फीचर्स पे, क्लाइमेट रीजन्स पे, और वेजिटेशन पे। क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ स्थितियां बेहतर हैं वहां पे, जैसे ये अच्छी स्थितियां हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, अच्छी वनस्पति है, अच्छा जलवायु प्रदेश है, और वैसे हाई माउंटेन्स नहीं है, बहुत गर्म डिजर्ट नहीं है। इस कारण से यहाँ पे क्या है, थोड़ी जनसंख्या की स्थिति अच्छी है। जहाँ पर बिल्कुल डिजर्ट है, प्लेटो है, वहाँ की स्थिति आपने देख ही ली। तो ये हो गया एक बेसिक सा चैप्टर, जहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो है वो किस प्रकार का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आइए अब हम लोग थोड़ा डाटा देख लेते हैं कि जो हमारे जितने भी कंट्रीज हमने 19
देशों को यहाँ पे देखा है, तो उन 19 देशों में उनकी पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, कौन टॉप पे है और कौन लास्ट पे है। तो चलिए उसकी जो मैंने एक लिस्टिंग की है उस हम लोग लिस्ट को देख लेते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगी कि वेस्ट एशिया में कौन हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और कौन सबसे नीचे वाले स्थान पे है। फ्रेंड्स, ये पूरी लिस्ट है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, और सोर्स है इसका वर्ल्ड बैंक। 2018-19 का ये डाटा आपके सामने है, जिसमें कि आप देख रहे हैं सबकी जो है पॉपुलेशन आप नोट कर सकते हैं। इसमें ईरान और टर्की, ईरान 8.18 करोड़ और टर्की 8.2 करोड़, दो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ वेस्ट एशिया में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और साइप्रस और बहरीन को आप देखिए, साइप्रस 11.7 लाख और बहरीन 15.7 लाख, दो सबसे कम जनसंख्या वाले देश, जिसमें कि साइप्रस तो बिल्कुल लास्ट वाले नंबर पर रहेगा। तो इस प्रकार से ये डाटा को आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही ये डाटा है, वर्ल्ड बैंक इसका सोर्स है। लिस्ट को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, देशों को भी देख चुके हैं कि कौन हाईली पॉपुलेटेड है और कौन बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है। अब आइए हम लोग ये जो पूरा अभी हमने मैप देखा, इसको हम लोग वेस्ट एशिया के ओरिजिनल जो उसकी लोकेशन है ग्लोब पर देखते हैं, और इन एरियाज़ को हम वहाँ पे मार्क करेंगे कि एरियाज़ ओरिजिनल में अगर हम देखें तो ग्लोब पे इनकी क्या लोकेशन हमको देखने को मिल रही है। ये है आपके सामने ग्लोब पर वेस्ट एशिया की लोकेशन। आप देख सकते हैं, अगर आप वेस्ट एशिया के मैप से अच्छे से परिचित हैं तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। आपके सामने अरेबियन पेनिसुला, और यहाँ पर हमने देखा था कि सऊदी अरब और ओमान, इसको हमने विरल जनसंख्या के क्षेत्र में रखा था। बिल्कुल डिज़र्ट एरियाज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और मैप भी आपको देखने में कुछ इसी प्रकार का लग रहा होगा। ऊपर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक वाला एरिया है, जिसको हमने मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र में रखा था, जहाँ 25 से 50 डेंसिटी है व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सऊदी अरब आपके सामने है, और ये है हमारा ओमान। ये हमारा पहली वाली कैटेगरी में था, आपको याद होगा, विरल जनसंख्या का क्षेत्र। ये ईरान, बगल में अफ़गानिस्तान और इराक, फिर से मैं बता रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी में इनको हम रखे थे। इनको हमने रखा था मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र में, और उसके ऊपर है टर्की, और उसके आसपास का एरिया जो कि था सघन जनसंख्या का क्षेत्र, और सीरिया, लेबनान, इज़राइल को आप देख रहे होंगे, ये थे कहाँ पर, और कुवैत भी, ये सब थे अति सघन जनसंख्या के क्षेत्र में। तो ये रही वेस्ट एशिया की पूरी लोकेशन। तो इस प्रकार वेस्ट एशिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का यह अध्याय मित्रों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा कि कहाँ पर किस प्रकार का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट एशिया में हमको देखने को मिलता है, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको बस मैं इस कॉन्सेप्ट से परिचित कराऊं, जिससे आप यही नहीं किसी भी कॉन्टिनेंट का अध्ययन करें, किसी भी देश का अध्ययन करें, तो वहाँ आप क्लाइमेट रीजन, वेजिटेशन और रिलीफ से कोरिलेट करके वहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से समझ सकें। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए दोस्तों, अभी वेस्ट एशिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे कि ट्राइब्स, रिलीजियस ग्रुप्स इत्यादि। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।